गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया मस्त होंगे? हाँ, गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर और देखते हैं क्या 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 है आज के वीडियो में। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है ना, कि अभी तक हमने डायमेंशन निकालना सीख लिया था कि डायमेंशन किस तरीके से निकालते हैं। अब उनका यूज़ पढ़ेंगे। ठीक है ना, डायमेंशनल इक्वेशन का यूज़ पढ़ेंगे। डायमेंशनल इक्वेशन किस किस तरीके से यूज़ हो सकती हैं। तो पहला जो रहेगा वो रहेगा कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर, यानी एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज करना होगा तो हम डायमेंशनल इक्वेशन का यूज़ करेंगे। दूसरा होगा चेकिंग ऑफ करेक्टनेस ऑफ वेरियस फार्मूला, मतलब अलग अलग जो फार्मूलेज हैं डायमेंशनल इक्वेशन की हेल्प से, डायमेंशन की हेल्प से हम उसको चेक करेंगे क्या वो फार्मूले सही है या गलत है। तीसरा होगा डेरिवेशन ऑफ फार्मूलाज। हम बहुत सारे ऐसे फार्मूलेज हैं जिनको डायमेंशनल इक्वेशन से प्रूफ कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, जिनके लिए कोई तरीका अगर नहीं निकल कर आता है तो हम उनको डायमेंशनल इक्वेशन से जो है ड्राइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट ऑफ सिस्टम इनटू अनदर यूनिट ऑफ सिस्टम। तो ये आपके पास मैंने पहले से नोट्स तैयार करके रखे हुए, इनको देखते हैं। एक्चुअली ये क्या होता है बेटा, ये प्रिंसिपल ऑफ ये क्या होता है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो हमेशा सेम होती है, इसी पे बेस है। ठीक है, चाहे यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज हो जाएगा लेकिन फिजिकल क्वांटिटी जो है वो सेम रहेगी। कहने का मतलब क्या है, मान लो देखो ये है 600 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इसको मीटर में करूँगा तो ये हो जाएगा 6 मीटर। तो यहाँ पर क्या हो गया, दो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या हो गया, एक सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ की जो यूनिट है वो है सेंटीमीटर, दूसरे सिस्टम में कितनी है, मीटर। इधर न्यूमेरिक वैल्यू आ गई 600 और इधर वैल्यू आ गई 6। ठीक है, तो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी रिमेन सेम। जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है वो तो सेम रही, 600 सेंटीमीटर या 6 मीटर एक ही बात है, लेकिन हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज हो गया। जब सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज होता है तो न्यूमेरिक वैल्यू 600 है, इधर इधर 6 है, न्यूमेरिक वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, तो चलिए इससे पहले वाले वीडियो में हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है वो बराबर होती है n1 u1 इक्वल टू n2 u2। n इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और u1 जो है सिस्टम ऑफ यूनिट होता है जो उस मेजरमेंट को लिखने में या रिप्रेजेंट करने में यूज़ किया गया होता है। उसी तरीके से n2 दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और u2 दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट। तो अगर इसको मैं एग्जाम्पल लूँ तो n1 हो गया 600, n2 हो गया 6। ठीक है, u1 हो गया सेंटीमीटर और u2 हो गया मीटर। ठीक है, इस तरीके से हम ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सब इसमें देखते गए, इसमें जब भी हमें कन्वर्ट करना होता है दोनों सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। ये मान ली एक है मान लो सिस्टम 1 और एक है मान लो सिस्टम 2। तो सिस्टम 1 में हमने कौन सी यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट माना है ये हमें पता होना है। मान लीजिए इसमें जो फंडामेंटल यूनिट है M1, L1 और T1 है। ठीक है, इसमें जो फंडामेंटल यूनिट है M2, L2 और T2 है। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट जिनके बेसिस पर पूरी ड्राइव्ड यूनिट बनेंगी। ठीक है, तो सिस्टम 1 की जो फंडामेंटल यूनिट है M1, L1 और T1 है, और सिस्टम 2 की जो है फंडामेंटल यूनिट्स है M2, L2 और T2। ठीक है, अब इनकी जो डायमेंशन हो गई, डायमेंशन फॉर द सिस्टम हो गई ABC, डायमेंशन सेम रहते हैं। जैसे कि मैं मान लूँ एरिया होता 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, मान ली, बल्कि मैं ये मानूंगा ये एरिया होता। ठीक है, और ये इक्वल्स टू होता आपका 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या है बेटा कि देखो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है बेटा, ये 2 जो हो गई लेंथ की डायमेंशन हो गई। सेंटीमीटर क्या है, लेंथ, लेंथ की यूनिट है, तो 2 जो है जो लेंथ की डायमेंशन 2 है, लेंथ की डायमेंशन। तो जब हम कन्वर्जन करते हैं तो जो हमारी फंडामेंटल यूनिट होती है, इसमें जो फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटी कौन सी हो गई, लेंथ हो गई, और उसकी जो फंडामेंटल यूनिट हो गई सेंटीमीटर। तो जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है उनकी डायमेंशन सेम रहती है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। ठीक है बेटा, तो जो उनकी फंडामेंटल क्वांटिटी फंडामेंटल यूनिट्स की जो डायमेंशन है वो है A, B और C। ठीक है, दोनों में सेम रहेगी, ध्यान रखना, इस यूनिट में और इस यूनिट में दोनों में सेम रहेगी। तो अब हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो यूनिट 1 क्या हो गई, M1A, L1B, T1C, या M1 टू द पावर A, L1 टू द पावर B, T1 टू द पावर C।
ठीक है ना, क्योंकि जो ए है वो मास की डायमेंशन है, बी है जो लेंथ की डायमेंशन है, सी है जो टाइम की डायमेंशन है दोनों के लिए। ठीक है ना, ऐसे U2 हो गई m2 की पावर a, L2 की पावर b और T2 की पावर c। ये यूनिट आपको लिखना आ जाना चाहिए। ठीक है, बात आई समझ, क्या करा, दो सिस्टम ऑफ यूनिट है तो दोनों की फंडामेंटल यूनिट क्या है वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद उनकी डायमेंशन क्या है वो हमें पता हो, मास की डायमेंशन a, लेंथ की डायमेंशन b और टाइम की डायमेंशन c। ठीक है, तो इस तरीके से जो सिस्टम 1 की यूनिट है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, सिस्टम 2 की जो यूनिट है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम ये लगा देंगे। ठीक है ना, हम ये लगा देंगे, कैसे लगाएंगे ये देखते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, Q इक्वल्स टू N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। तो हमें क्या मिल जाएगा, अब हमें मिल जाएगा आपका है ना N1 U1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C। ठीक है, ये आ गई, इक्वल्स टू किसके होगा, N2 अगेन M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C। तो हम क्या लिख सकते हैं, अब मान लीजिए इसमें हमें ये तो पता है, N1 पता और N2 नहीं पता है, तो N2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हमें, तो N2 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, N2 इक्वल्स टू है, N2 अगर मैं यहाँ रखूँगा तो ये इस नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास N1 M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C। ठीक है, अपॉन ये N1 आएगा और M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा N1, ठीक है, M1 ओवर M2 की पावर A, L1 ओवर L2 की पावर B और T1 ओवर T2 की पावर C। ठीक है ना, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, हम इस फॉर्मूले को कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला। तो अभी क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे इसको, पहले मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको, उसके बाद देखते हैं। है ना, हमें मान लीजिए हमें दे रखा है सरफेस टेंशन, दे रखा है, हमें दे रखा है सरफेस टेंशन, है ना, सरफेस टेंशन दे रखा है आपको, वो दे रखा है 540 डाइन पर सेंटीमीटर, 540 डाइन पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमें ध्यान क्या रखना होता है, इसको हमें ना अपनी बेसिक यूनिट्स में कन्वर्ट करना होता है ना। ये तो हमारी ऐसा यूनिट हो गई, ऐसा यूनिट को हमें पहले बेसिक यूनिट में चेंज करना होता है। तो डाइन मैं बता दूं, डाइन जो है वो CGS यूनिट में है। तो डाइन बराबर कितना होता है, मैं डाइन को अगर मैं लिखूँगा तो डाइन जो होता है वो होता है ग्राम, ठीक है ना, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये डाइन होता है। अब इसमें सेंटीमीटर का और डिवाइड लग रहा है, तो डाइन पर सेंटीमीटर इक्वल्स टू हो गया ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, डाइन क्या हो गया, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम इसी फॉर्मूले से थोड़ा सा चेक करके देखेंगे कि इस फॉर्मूले से हमें क्या क्या दे रखा है। ठीक है, कन्वर्ट किस में करना है वो और देखते हैं। हमें कन्वर्ट करना है व्हाट विल बी इट्स वैल्यू व्हेन मास इज 1 kg, मास है ना,
मास की यूनिट है, यूनिट ऑफ मास 1 kg, ठीक है, और यूनिट ऑफ लेंथ 1 मीटर, 1 मीटर, ठीक है, और यूनिट ऑफ टाइम 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट। चलिए अब थोड़ा ना जो फॉर्मूला उसी से, तो अब सबसे पहले हम देखेंगे N1। N1 हमें कितना दे रखा है 540, ठीक है। अब देखेंगे M1। M1 हमें कितना दे रखा है ग्राम, ठीक है ना, 1 ग्राम हो जाएगा वो बेटा, यूनिट है तो 1 ग्राम। L1 कितना दे रखा है हमें सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और T1 हमें दे रखा है, ठीक है। तो नीचे है S हमारा नीचे, तो ऊपर जाएगा तो पावर -2 जाएगी, तो T1 दे रखा है 1 सेकेंड -2, ठीक है। अब देखते हैं N2 हमें निकालना है बेटा, N2 हमें निकालना है। M2 कितना दे रखा है, यूनिट ऑफ मास कितनी दे रखी है यहाँ पे 1 kg, 1 kg। L2 कितना दे रखा है 1 मीटर, और T2 कितना दे रखा है 1 मिनट। अब बस फॉर्मूला लगा देना ये वाला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा देना डायरेक्ट, N2 हमें पता चल जाएगा जो भी है हमारे पास, ठीक है ना डायरेक्ट। बस हम उसमें क्या करना होता है, हमें न्यूमेरिकल वैल्यू और N1 N2 की वैल्यू निकाल लो और हमें जो है डायरेक्ट पता चल जाएगा क्या है, तो ठीक है। तो चलो निकाल के देखते हैं। N2 इक्वल्स टू आ जाएगा N1, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ डायरेक्ट रखूँगा, N1 540 M1 ओवर M2 की पावर A, यानी कि 1 ग्राम ओवर 1 किलोग्राम की पावर A, मतलब इन दोनों पे पावर, इसकी डायमेंशन क्या है दोनों की 1 ही है ना, पावर 1, तो वही डायमेंशन हो गई। उसके बाद L1 यानी 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर की पावर जो भी डायमेंशन दे रही है। इसके बाद T1 1 सेकेंड अपॉन 1 मिनट की पावर -2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे, जो भी बेसिक यूनिट होती है उनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, जो भी हमें पता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा आपके पास 540, ठीक है, 1 ग्राम ओवर 1000 ग्राम, ठीक है, 1 सेंटीमीटर ओवर 100 मीटर सेंटीमीटर, और 1 सेकेंड अपॉन 60 सेकेंड। अब ये सॉल्व करना है, ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका, मैं बाकी कैलकुलेशन नहीं करूँगा, 540 मल्टीप्लाई 1 अपॉन, ये हो जाएगा बेटा 10 टू द पावर 3 और 10 टू पावर 2, तो कितना हो गया 10 टू पावर 5, 10 टू द पावर 10 टू पावर 6, यानी 6 इंटू 10 टू द पावर 6, 6 से कट जाएगा ये, 6 6 36, 6 हाँ 6 9 जो 59 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9, और सॉल्व करेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यू यूनिट, क्या लिखेंगे इसको न्यू यूनिट, ठीक बेटा। तो इस तरीके से हम जो है इसको यूज़ कर सकते हैं अपने कन्वर्जन को। नहीं आई बात समझ में, डायमेंशन इक्वेशन को इस तरीके से हम एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके और भी आप न्यूमेरिकल कीजिएगा, मैं असाइनमेंट में दे दूंगा, तब आप इसको कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, चेकिंग ऑफ करेक्टनेस ऑफ वेरियस फार्मूलाज। ये जो चेक करते हैं हम फार्मूलाज को, जो चेक करते हैं डायमेंशन के हेल्प से, उसमें एक लॉ लगता है, प्रिंसिपल लगता है, उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, जैसे एक सिंपल सी इक्वेशन अगर मैं देखूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, इसको ले लेते हैं, v इज इक्वल्स टू u प्लस 8,
ठीक है ना, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो इसी से मैं समझा दूंगा आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है। पहली बात, फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया आपका, अगर कोई इक्वेशन आपको दे रखी है तो LHS की राइट है, LHS की जो डायमेंशन आएगी वो RHS की डायमेंशन के बराबर होगी, ध्यान रखेंगे। LHS की डायमेंशन RHS की डायमेंशन के बराबर होगी। दूसरी बात, अगर दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो रही हैं तो उन दोनों की डायमेंशन सेम होना ज़रूरी है। दो फिजिकल क्वांटिटी अगर ऐड हो रही हैं तो दोनों की डायमेंशन सेम होना ज़रूरी है। तो कह सकता हूँ इसमें मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ। और दूसरी बात ये, अगर ये ऐड हो रही है यानी कि इसकी जो डायमेंशन है u के बराबर होगी और AT के बराबर होगी, ठीक है। LHS की डायमेंशन है RHS की डायमेंशंस के बराबर होगी। तो पहला पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, पहला पॉइंट आ गया डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ RHS, ठीक है ना। ये तो पहला पॉइंट आ गया। दूसरा, टू फिजिकल क्वांटिटीज can be added or subtracted, है ना, can be subtracted only if they have same dimensions, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब लिखते कैसे हैं ना, इसको लिखते हैं, यानी कि मैं लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, यानी पहले वाले से लगे तो डायमेंशन ऑफ v इक्वल्स टू होगा डायमेंशन ऑफ u प्लस AT। एक तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया हमारे पास, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा, डायमेंशन ऑफ u इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ AT। ये होनी चाहिए, ठीक है ना, ये होनी चाहिए। एक चीज़ और याद रखेंगे, जैसे डायमेंशन होगी अब प्लस या माइनस हो रहा है तो ये जो डायमेंशन इनके इंडिविजुअल डायमेंशन के भी बराबर होगी, ठीक है बेटा। तो जरा देख लेते हैं u और v, इस वाली इक्वेशन हमें पता है v और u तो क्या होती है, वेलोसिटी होती है। v वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है। अब हमें इनकी दो डायमेंशन सेम होती है, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन तो सेम होती है, ठीक है ना, इन दोनों की डायमेंशन जो सेम होती है। अब हम ये पता लगा लें इसकी और इसकी डायमेंशन सेम है या, अगर ये दोनों डायमेंशन सेम आ गई तो हम कह सकते हैं ये हमारी जो इक्वेशन है वो सही है। क्या v और u की डायमेंशन तो सेम है, अगर ये दोनों डायमेंशन सेम आएगी तो हमारी इक्वेशन जो है वो सही है, हमारा फॉर्मूला जो है सही है। तो चलिए देखते हैं u की डायमेंशन क्या है, u का फॉर्मूला क्या होता है ना, u का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी अगर मैं इसकी डायमेंशन ये लिख दूँ LT-1, ठीक है ना, LT-1 ए की डायमेंशन क्या है, ए होता है ना, ए क्या होता है आपका वेलोसिटी अपॉन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। ए क्या होता है, एक्सीलरेशन, ए होता है एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर तो लेंथ की हो गई, यानी LT-2, है ना, इनटू, और यहाँ टी की डायमेंशन क्या हो गई, कैपिटल टी, ठीक है। तो ये हम देखते हैं ये सेम आ रहा है, LT-1। तो आप ये देखें RHS इक्वल्स टू LHS हो गया, सॉरी LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। तो ये हमारी क्या हो गया, डायमेंशनली सही हो गई, ठीक है। तो देख क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, एक क्वेश्चन करते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, उसको देखते हैं। हमारे पास ये इस क्वेश्चन में पूरा तरीका बता दूंगा किस तरीके से होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है T इक्वल्स टू 2π रूट L/G। हमें इसका करेक्टनेस चेक करनी है कि ये जो है हमारी डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, फॉर्मूला ये हमारा करेक्ट है या नहीं है, ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो एक एक करके करेंगे हम। हमारे पास दो चीज़ें हैं, सबसे पहले हमारे पास आ गया LHS,
LHS हो गया T, और T की डायमेंशन हमें पता है कैपिटल T होती है, ठीक है। दूसरा ये इसमें ये दे रखा है बेटा 2 पाई, है ना। पाई तो रेडियन एंगल है, तो एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, इससे पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो ये डायमेंशन है, तो केवल रूट L/G की रहे। तो RHS इक्वल्स टू क्या है, RHS इक्वल्स टू डायमेंशन किसकी निकालनी है हमें, रूट L/G। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, L की डायमेंशन क्या होती है, लेंथ है L, तो L/G, तो L की L। G की डायमेंशन क्या होती है, LT-2 की पावर, क्योंकि रूट था, -1/2। RHS हो गए, इसको सॉल्व कर लेंगे अब। L से L कट गया, T ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, T की पावर 2 की पावर 1/2 इक्वल्स टू कितना आ गया, T की 1/2 से पावर कम हो जाएगी T। तो आप देखते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। तो हम कहेंगे हमारी जो इक्वेशन है, इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है बेटा। एक और क्वेश्चन करें, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि और कैसे हो सकता है। थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, हम एडिशन वाला ले लेते हैं कि 2 ऐड हो रहे हैं। चलो, एक हमारे पास दे रखा है ये K इक्वल्स टू, ठीक है, हमारे पास दे रखा है K इक्वल्स टू ½ mv² प्लस ma, ठीक है ना। ये दे रखा है K इक्वल्स टू ½ mv² प्लस ma, ठीक है। तो इसको हम चेक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे K क्या है, सारी चीज़ पता, जब आपको क्वेश्चन आएगा तो सब कुछ दे रखा होगा। K क्या है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी, M मास है, V वेलोसिटी है, A एक्सीलरेशन है, ठीक है। तो चलो करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रूल लगेगा क्या, LHS की डायमेंशन RHS के बराबर होनी चाहिए, और RHS में जो ऐड हो रहे हैं उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो, इसको तो हम बाद में करेंगे, जब भी ऐसा हो पहले ना जो ऐड हो रहे हैं उनको चेक कर लो वो सेम है या नहीं है, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हम देखते हैं, पहले हम चेक करेंगे डायमेंशन ऑफ ½ mv²। अगर आपको ये पता है तो बहुत अच्छी बात है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था ये किस तरीके से होती है, ठीक है ना। तो इसकी डायमेंशन अगर मैं डायरेक्ट लिखूं, क्योंकि ये एनर्जी है, ½ mv² भी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, तो इसकी डायमेंशन हो जाती है mL2T-2, ठीक है। और ये ma है। नेक्स्ट मैंने बताया ना, जो ऐड हो रहे हैं पहले उनकी डायमेंशन लिखो, वो चेक करो, वो अगर सही है फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ma की, तो ma की डायमेंशन कितनी हो जाएगी आपकी, ये फोर्स होता है, आपको पता है, ठीक है, क्या होता है फोर्स, और फोर्स की क्या होती है mLT-2, ठीक है ना। ये फोर्स की डायमेंशन तो आप खुद देख रहे हो, इसकी डायमेंशन इसके बराबर नहीं है, क्योंकि ये दोनों ऐड हो रहे हैं। ऐड तभी हो सकते हैं, या ऐड या सब्ट्रैक्ट, ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी हो सकते हैं जब दोनों की डायमेंशन सेम हो। दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं कह सकते, लेकिन दोनों की अगर डायमेंशन सेम होंगी तभी हम ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ½ mv² की डायमेंशन आ रही है mL²T-2, और ma की डायमेंशन हो रही है mL_T-2। तो कह सकते हैं हम कि डायमेंशन ऑफ ½ mv² is not equals to dimension of ma, तो this is not dimensionally correct, ठीक है बेटा। अगर डायमेंशनली मान लो ये दोनों बराबर भी हो जाती तो फिर काइनेटिक एनर्जी की लेते, तो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन, ठीक है, यानी कि अगर इन दोनों की सेम होती, मान लो इन दोनों की क्या होती डायमेंशन, इन दोनों की जो डायमेंशन है वो क्या होती, सेम होती, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब LHS, ये हमारा LHS है, LHS की डायमेंशन निकालते, डायमेंशन ऑफ के भी क्या है यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की क्या होती है mL2T-2,
ठीक है, ये काइंड है। तो आप देखें अगर ये LHS की है, अगर RHS की भी यही आती दोनों की, Ml2T-2 दोनों की यही आती, तो हम कह सकते थे कि हमारा जो फॉर्मूला है वो करेक्ट है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है लास्ट आर्टिकल है आपका कि डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, कि हम जो है फार्मूले को कैसे ड्राइव करते हैं। तो उसको तो हम एग्जाम्पल से ही समझेंगे कि किस तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है और हमें ये पता होता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी किस किस चीज़ पे डिपेंड है। जैसे कि इस फॉर्मूले में हमें दे रखा है, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ड्राइव एन एक्सपेरिमेंट फॉर टाइम पीरियड, किसके लिए निकालना है, टाइम पीरियड के लिए। ठीक है बेटा, है ना, टाइम पीरियड के लिए। और वो किस किस पे डिपेंड करिए, विच में डिपेंड्स ऑन मास, लेंथ एंड एक्सीलरेशन। किस किस पे डिपेंड कर रही है, मास, हमें नहीं पता उसकी डायमेंशन क्या है, मान लिया ए, लेंथ उसकी डायमेंशन क्या है हमें नहीं पता, बी, और फिर जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी डायमेंशन हमें नहीं पता, सी। तो हम ऐसा है जब भी जिस पर डिपेंड करती है तो हम लिख सकते हैं वो दैट फिजिकल क्वांटिटी इज प्रोपोर्शनल टू, जिन पर डिपेंड कर रही है उनकी डायमेंशन हम मान सकते हैं जो भी है। ठीक है बेटा, तो हम जो है डायमेंशन मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बहुत ईजी है ना। सबसे पहले टी की डायमेंशन देखते हैं क्या आएगी, उसके बाद दर की डायमेंशन देंगे। तो डायमेंशन ऑफ टी कितनी हो गई, ऐसे कर लेते हैं, डायरेक्ट करेंगे हम। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे, इक्वल टू लग जाएगा, के कांस्टेंट आ जाएगा, एम की पावर ए, एल की पावर बी, जी की पावर सी। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब टी की डायमेंशन, तो अब इसको तीनों फॉर्म में लिखना पड़ेगा। टी क्या है, टाइम, यानी कि एम की डायमेंशन 0 हो गई, लेंथ की डायमेंशन 0 हो गई, टाइम की डायमेंशन 1 हो गई। ठीक है बेटा, ये आ गया। के की कोई कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन नहीं, क्योंकि केवल इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। एम की ये मास है, मास की डायमेंशन ए, ठीक है, एल, एल का मतलब लेंथ, लेंथ की डायमेंशन बी, और जी, जी क्या होता है, LT-2 की पावर हो गई सी। बस ये करना है यहाँ से। तो फिर वो सॉल्व करना बहुत न्यूमेरिकल, ये इक्वेशन बन जाएंगी। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं क्या आएगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं M0 L0 T1 इक्वल्स टू, अब इनको भी कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे, एम की पावर ए हो गई, एल की पावर देखो, एल की पावर यहाँ बी है और यहाँ सी है, क्योंकि सी जब पावर अंदर आएगी तो सी पे लग जाएगी, तो एल की पावर बी यहाँ से मिलेगा और एल की पावर सी यहाँ से मिलेगा, तो एल की पावर क्या हो जाएगा, बी प्लस सी, और टी की पावर हो गई -2c। नहीं आई बात समझ? अब बस इक्वेशन मैं सॉल्व नहीं करूँगा, इक्वेशन आपको सॉल्व करनी होगी, यहाँ से मैं डायरेक्ट आपको बताऊँगा। तो हम कह सकते हैं ए की पावर तो हो गई 0, सॉरी ए इक्वल्स टू 0। अब दोनों को क्या करेंगे बेटा, दोनों को इक्वेट करेंगे। यहाँ एम की पावर 0, एम की पावर, यानी ए इक्वल्स टू 0 हो गई, बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो गया, और -2c इक्वल्स टू 1 हो गया। तो हम कह सकते हैं ए इक्वल्स टू 0, बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, एंड आपका -2c इक्वल्स टू 1, और c इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, c इक्वल्स टू क्या आ गया, -1। c की वैल्यू अगर इधर रख दूंगा मैं तो b की पता चल जाएगा, तो b इक्वल्स टू कितना है, यहाँ से अगर देखूंगा -c, तो c की वैल्यू क्या है, -1/2, यानी -1/2। तो ये हो गया हमारे पास b इक्वल्स टू हो गया 1/2। अब लगा देंगे फार्मूला। तो ये फार्मूला वैसे आपको ये नीचे लिखना है, मैं यहाँ सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k, ठीक है ना, t इक्वल्स टू हो जाएगा k, m की पावर, सॉरी, k m की पावर, a की कितनी वैल्यू आई है, 0, a की वैल्यू कितनी आई है, 0, ठीक है, m की पावर 0, और l यानी b की वैल्यू कितनी आई है, -1/2, सॉरी 1/2, और ऐसे ही g की वैल्यू क्या आई, c की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर, -1/2, c की वैल्यू कितनी आई है, -1/2, यानी -1/2। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो क्या जाएगा कि m की पावर 0 तो ख़त्म हो गया, जिसकी पावर 0 है वो तो वहाँ से हट ही जाएगा, क्योंकि m की पावर 0 1 हो जाएगा, किसी की पावर 0 होती है 1, l की पावर 1/2, और g चला जाएगा नीचे, g की पावर -1/2 है तो नीचे चला जाएगा, तो l/g, और 1/2 को कैसे लिखते हैं, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, t इक्वल्स टू
टी इक्वल्स टू के रूट एल ओवर जी। आपको यहाँ करना है, यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैंने नहीं किया, तो के इक्वल्स टू रूट एल ओवर जी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जो है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही, और अगर चाहें तो मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। ठीक है, एक और करते हैं कोई छोटा सा। हमें दे रखा है जो वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स है। ठीक है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स है वो डिपेंड करती है, यानी कि प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ, ठीक है ना, वेवलेंथ पर, ये पावर नहीं पता यानी हम ए मान लेते हैं, डेंसिटी पर पावर नहीं पता है तो हमने बी मान लिया, और एक्सीलरेशन पर पावर नहीं पता है तो हमने सी मान लिया। ठीक है, ये दे रखा है। ठीक है, तो एक एक करके करते हैं। तो डायमेंशन ऑफ वी यानी कि हो जाएगा m 0 L1 T-1। ये अब डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए। ये हो जाएगा, प्रोपोर्शनल को साइन को हटाएंगे के लग जाएगा, लैम्डा की डायमेंशन यानी लेंथ हो गया, लेंथ की डायमेंशन ए हो गई। हाँ, और डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास का मतलब m हो गया, वॉल्यूम का मतलब हो गया l, लेंथ की पावर -3। ठीक है बेटा, ये b, और g अभी हमने करी है LT-2 की पावर c। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, के l क्या कहाँ है, l की पावर a, l की पावर -3b और l की पावर c, यानी कि l की पावर a -3b और प्लस c। ठीक है ना, m की पावर 1 b है केवल, यहाँ से बेटा m की पावर क्या आई है, b है केवल, b आई है यहाँ से। ठीक है, और कुछ है नहीं, और t की पावर यहाँ से आई है -2c। ये है। अब दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, m की पावर 0 L1 T-1। तो हम कह सकते हैं m की पावर यानी b इक्वल्स टू तो 0 आ गया, ये m की पावर है। ठीक है ना, और l की पावर कितनी है 1, यहाँ पे l की पावर कितनी है ये, यानी कि a -2b प्लस c इक्वल्स टू 1 आ गया, और -2c इक्वल्स टू -1 आ गया। ठीक है, इनको सॉल्व करके हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और जो वैल्यू आएंगी वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ क्या क्या वैल्यू आएंगी आपके पास। b की वैल्यू तो देखो 0 आई गई, ठीक है ना, और a की वैल्यू 1/2 और c की वैल्यू 1/2। इनको सॉल्व आपको अपने आप करना। तो a की वैल्यू 1/2 आएगी, और जो है c की वैल्यू भी क्या आएगी, 1/2। अब डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, क्या आएगा, तो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू k, है ना, a की वैल्यू 1/2 यानी लैम्डा की पावर 1/2, रॉ b की वैल्यू आ गई 0 तो रॉ तो हट ही जाएगा, रॉ की पावर 0, और g की पावर क्या है, c की वैल्यू आ गई 1/2, तो रॉ तो हट गया, तो v इक्वल्स टू हो जाएगा आपका k, और 1/2 की क्या लिखते हैं, रूट, रॉ तो हट गया आपका, ये रॉ तो हट गया, ये बचा लैम्डा g। ठीक है ना, ये आपके पास जो है फॉर्मूला आ गया इसका। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम जो है डायमेंशन फार्मूला यूज़ करके हम फार्मूले भी ड्राइव कर सकते हैं। कुछ मैं होमवर्क में आपको दूंगा फार्मूले, उनको आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं दोबारा से। थैंक यू वेरी मच।